कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खतरनाक मंजर से। एक विशालकाय स्कॉर्पियन हमारे वॉरियर की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उसने अपने जहरीले डंक से हीरो पर हमला कर दिया। लेकिन भाई, अपना हीरो भी कम नहीं था। उसने आव देखा न ताव और उस स्कॉर्पियन की पूंछ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो दौड़ते हुए उस स्कॉर्पियन की बॉडी पर चढ़ा और एक जोरदार वार किया जिससे स्कॉर्पियन के परखच्चे उड़ गए। सिस्टम ने तुरंत बताया कि हीरो ने बॉस हसाशी को हरा दिया है। वॉरियर जमीन पर लैंड करता है और बड़े ही एटीट्यूड में कहता है कि यार, ये लड़ाई तो बहुत ही बोरिंग थी। हीरो कहता है कि अरीना दुनिया का सबसे बेहतरीन वर्चुअल MMORPG गेम है, लेकिन वो वहां सभी इंडिकेटर्स में पहले नंबर पर था। वो सबसे तगड़ा प्लेयर था जिसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता था। हीरो ने एक गहरी सांस ली और खुद से पूछा कि क्या उसे अब रुक जाना चाहिए और अपनी आम जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। और बस उसी दिन उसने ठान लिया कि वो गेम छोड़ देगा। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं क्वान योनिन को, जो टेबल पर झुकते हुए हैरानी से पूछता है कि क्या सच में हीरो ने अपना अरीना अकाउंट डिलीट कर दिया। कंगहान मजे से कॉफी का कप उठाता है और पूछता है कि भाई, तू इतना हैरान क्यों है? अब मैं जिंदगी भर गेम तो नहीं खेल सकता ना, अब हकीकत में जीने का वक्त आ गया है। योनिन चिल्लाने लगता है कि हैरानी कैसे ना हो जब दुनिया का बेस्ट प्लेयर खेल छोड़ने का फैसला ले ले। वो कहता है कि अगर तुमने अपनी इन्वेंट्री बेची होती तो तुम मिलियंस कमा लेते। कंगहान मुड़ता है और टशन में कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि बाद में उसे पछतावा ना हो, क्योंकि वो मजे के लिए खेलता था, पैसों के लिए नहीं। दोस्त पूछता है कि अब आगे का क्या प्लान है। कंगहान हाथ हिलाते हुए कहता है कि वो आर्मी में जाएगा और फिर अपने पापा का बिजनेस संभालेगा। दोस्त चिढ़कर उसे अमीर बाप की बिगड़ी औलाद कहता है, लेकिन हीरो बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी खुद एक बड़ा खेल है। कौन जानता था कि वक्त ऐसा पलटेगा। 2 साल बाद हम देखते हैं कि एक शराबी आदमी हीरो से रेड वंस मांग रहा है। कंगहान मुस्कुराता है और एक पैकेट दिखाता है। वो आदमी भड़क जाता है और कहता है कि हीरो को काम करना नहीं आता। वो काउंटर की तरफ इशारा करता है। हीरो मुस्कुराता है और उस शराबी की नौटंकी देख रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है कि काश ये शराबी की जगह कोई गॉब्लिन होता तो मैं अभी इसका काम तमाम कर देता। कंगहान अब एक थकी हुई मुस्कान के साथ 8901 प्रति घंटे की दिहाड़ी पर एक कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहा था। सोचो, जो लड़का चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था और जिसे बिना किसी चिंता के जीना था, आज वो यहाँ है। उसे नहीं पता था कि ऐसा होगा। जब वो आर्मी से वापस आया तो पता चला कि उसके पापा की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। उसके पापा, जो घर का सहारा थे, वो अस्पताल में हैं और पूरा परिवार लगभग बर्बाद हो चुका है। अब उसे घर का मुखिया बनना था और आज रात के खाने के लिए उसके पास सिर्फ स्टोर का रामेन बचा था। जब आपको पापा के अस्पताल के बिल भरने हो और 3 लोगों का पेट भरना हो तो आप ज्यादा नखरे नहीं कर सकते। कंगहान अपने फोन को देखता है और सोचता है कि वो कब तक ऐसे ही टिका रहेगा। उसने योनिन की चैट खोली। उसके दोस्त ने कहा कि मुझे पता है तू मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और भाई, दोस्त किस लिए होते हैं अगर बुरे वक्त में काम ना आए। कंगहान थोड़ा टेंस हो गया और उसने थैंक यू कहा। उसने सोचा कि परिवार पर मुसीबत आने के बाद उसने सबसे पहले यही किया था कि वो गायब हो गया। उसने किसी से संपर्क नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि इससे हालात और बिगड़ेंगे। वो अपने दोस्त के मैसेजेस देखता है। योनिन पूछता है कि क्या वो अरीना में वापस आना चाहता है। कंगहान चौंक जाता है। वो लड़का बताता है कि अब अरीना में बहुत मोटा पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप एक रैंकर हैं तो आप ब्रॉडकास्ट करके या प्रोफेशनल मैचेस में हिस्सा लेकर नोट छाप सकते हैं। उसके स्किल्स के साथ ये बाएं हाथ का खेल होगा। उसने याद दिलाया कि हीरो टॉप लिस्ट में पहले नंबर पर था। हीरो को अपना कैरेक्टर याद आया और उसने अरीना के बारे में सोचा। उसने खुद से कहा कि अगर वो पहले जैसा लेवल हासिल कर ले तो क्या वो पैसे कमा पाएगा। उसने अपनी नाक रगड़ी और सोचा कि चलो एक बार कोशिश करते हैं। वो मार्केट पहुंचा और गेम कैप्सूल के पास गया, लेकिन वहां जाकर उसे लगा कि ये तो बेकार है। उसने कैप्सूल देखा और बोला कि पहले तो उसने बिना सोचे समझे इसे खरीद लिया था, पर किसे पता था कि ये डब्बा इतना महंगा होगा। इसकी कीमत उसकी 3 महीने की सैलरी के बराबर थी। उसने अपना वॉलेट खोला और खुद को कोसने लगा कि उसने अकाउंट क्यों डिलीट किया, वरना आज पैसे बच जाते। वो मुड़ा तो देखा कि उसके पीछे एक कपल खड़ा था। लड़का बड़े ही ढीठ अंदाज में पूछता है कि क्या सच में ये कंगन है। हीरो मुड़ता है और पूछता है कि तुम कौन हो। लड़का कहता है, हमेक। वो मुस्कुराया। हीरो को याद आया कि ये उसके पापा के एक दोस्त का बेटा है। हमेक ने ताना मारा कि इतने प्रभावशाली आदमी का बेटा उसे याद भी नहीं रखता। कंगहान उसे कंफ्यूज्ड होकर देखता है, लेकिन लड़का कहता है कि वो मजाक कर रहा था। हीरो उस कपल के पास से गुजरते हुए कहता है कि वो बस शॉपिंग करने आया था। हमेक हंसते हुए पूछता है कि मॉल के अलावा और कहाँ चीजें खरीदोगे। हमेक की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है कि मैंने सुना तुम्हारी फैमिली का बिजनेस खत्म हो चुका है। क्या तुम्हारे पास सच में ऐसी जगह के लिए पैसे हैं? हमेक एक कमीनी मुस्कान के साथ कहता है कि मेरे पिता की वजह से ही हीरो का परिवार बर्बाद हुआ। उसने हीरो के कंधे पर हाथ रखा।
हीरो ने पूछा कि क्या अंकल यंग ने पापा को धोखा दिया। हमेक ने कहा कि उसके पिता ने उनके साथ बहुत लंबे समय तक काम किया और उन्हें बस अपना रास्ता चुनना था। उसने मुंह बनाया क्योंकि उसने सुना था कि हीरो के पापा बहुत बीमार हैं। वो पूछने लगा कि क्या हीरो को उनकी परवाह है। हीरो की आंखों में अब पागलपन उतर आया था। हमेक ने कहा कि अगर हीरो के पापा मर गए तो वो बहुत अकेला हो जाएगा। बस फिर क्या था, कंगन ने आव देखा न ताव और उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। लड़की डर के मारे पीछे हट गई। गार्ड्स ने आकर हीरो को पकड़ लिया। वो उसे रुकने और शांत होने के लिए कह रहे थे, जबकि हीरो अपने पिता की बीमारी और बर्बाद बिजनेस के बारे में चिल्ला रहा था। लड़की उस जमीन पर पड़े लड़के को गले लगा रही थी। हीरो चिल्लाया कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। लड़की ने हीरो को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहा। कंगन आगे लपका और चिल्लाया कि वो हमेक को जान से मार देगा। कुछ समय बाद पुलिस स्टेशन में हीरो बारिश में खड़ा था। वो उदासी से खालीपन में देख रहा था। उसने पैसे के बारे में सोचा और खुद से पूछा कि आखिर पैसे के साथ ये क्या पंगा है जिसने सब कुछ बदल दिया। हमारा हीरो कॉन्ग एक भारी मन के साथ आगे बढ़ रहा था। उसका दिमाग बस उसी एक ख्याल में अटका हुआ था कि कैसे उस कमीने हमेक ने उसकी हंसती खेलती फैमिली को बर्बाद कर दिया, और ऊपर से वो बेशर्म अभी भी इस बात का ढिंढोरा पीट रहा है। कांग का खून खौल रहा था। उसने कसम खा ली थी कि वो हमेक से अपने एक एक आंसू का हिसाब लेगा। वो बदला लेने के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो खुद से सवाल पूछने लगा कि आखिर वो बिना किसी पावर के ये सब करेगा कैसे। वो तो पूरी तरह लाचार है। तभी उसकी कानों में एक आवाज गूंजी। क्या सच में एक प्लेयर ने 500 मिलियन वॉन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? कांग ने झटके से उस आवाज की तरफ देखा। सामने एक बड़ी सी स्क्रीन पर न्यूज चल रही थी। होस्ट चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि अरीना की स्ट्रीमिंग रेवेन्यू ने 1 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। भाई साहब, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। होस्ट बता रही थी कि कैसे अरीना का असर अब देश की इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है और हजारों जॉब सिर्फ इस एक गेम की वजह से पैदा हो रही हैं। कांग उस स्क्रीन को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे आज कोई खजाना मिल गया हो। उसे समझ आ गया था कि इस दुनिया में अगर पावर चाहिए तो पैसा ही भगवान है। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला। इस वक्त न उसे कोई शर्म महसूस हो रही थी और न ही कोई अहंकार। उसका शरीर बस अपने आप काम कर रहा था। उसने एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ उसका पुराना दोस्त योनिन था। योनिन ने हैरानी से कहा कि भाई, तूने तो कितने दिनों से कोई खबर ही नहीं ली। आखिर तूने इतने दिन कॉल क्यों नहीं किया? योनिन की आवाज में चिंता साफ थी। हमारे हीरो ने अपनी हिचकिचाहट को साइड में रखा और योनिन से माफी मांगते हुए सीधे मदद की गुहार लगा दी। उसकी आंखों में अब लाचारी नहीं बल्कि एक जुनूनी गुस्सा था। उसने ठान लिया था कि वो अरीना में वापसी करेगा और ऐसी वापसी करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। उधर गेम की कंपनी के ऑफिस में तो जैसे भूचाल आ गया था। एक एम्प्लॉई ने भागते हुए मैनेजर को खबर दी कि माइगेट वापस आ गया है। ये सुनते ही सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। एक मोटे से आदमी ने कहा कि किसी ने मिगेट की इन्फॉर्मेशन यूज करके कैरेक्टर बनाया है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लेजेंडरी प्लेयर वापस आ सकता है। लीडर तो सदमे में था। उसने पूछा, क्या वो सच में वापस आ गया? लेकिन फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अपने काम पर वापस जाओ। लेकिन वहां बैठी एक लड़की को चैन कहां? उसने अपना हेडफोन ठीक किया और सिस्टम में चेक किया कि आखिर ये कैरेक्टर कर क्या रहा है। स्क्रीन पर जो दिखा उसने उसके होश उड़ा दिए। ट्रेनिंग एनपीसी एल भी सन्न रह गई थी। उसने कांपते हुए कहा कि इस प्लेयर का निकनेम कैनन है और ये अभी मोना टेस्ट दे रहा है। और भाई साहब, रिजल्ट्स देखकर तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एल ने बताया कि मोना टेस्ट में इसका स्कोर अब तक का सबसे हाईएस्ट है। हमारा हीरो कांग पसीने में लथपथ था, लेकिन उसकी भूख अभी शांत नहीं हुई थी। उसने एल को देखा और तुरंत अगले टेस्ट की मांग कर दी। उसे पता था कि अगर कोई चीज उसकी किस्मत बदल सकती है तो वो यही अरीना है। वो वापस आएगा और फिर से बेस्ट बन के दिखाएगा। अगले ही पल हम देखते हैं कि कैंग और उसका जिगरी यार योनिन एक गेम कैप्सूल के सामने खड़े थे। योनिन ने दिलदारी दिखाते हुए कहा कि भाई, तू इसे जितना मर्जी चाहे यूज कर। कांग को थोड़ा बुरा लग रहा था। उसने कहा कि वो पक्का इसे वापस लौटा देगा। इस पर योनिन ने उसे कोहनी मारते हुए हंसकर कहा, अबे साले, इतने टाइम बाद मिला है और ऐसी बातें कर रहा है। अगर फिर से उधारी की बात की तो जान से मार दूंगा। इसे कहते हैं असली देसी दोस्ती। अब बारी थी असली एक्शन की। कैंग ने गेम के अंदर सॉर्ड उठाई और हवा में लहराई। उसके पीछे खड़ी एनपीसी एल तो बस उसे देखती ही रह गई। कांग ने कहा, चलो शुरू करते हैं। एनपीसी बेचारी डरते डरते बोली, जैसा आपने कहा, हम 10th डिफिकल्टी लेवल शुरू कर रहे हैं। भाई ने आते ही सीधा लेवल 10? इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, प्योर टैलेंट। अंधेरे में एक डार्क एल्फ उसे घूर रहा था। कांग के माथे पर पसीने की एक बूंद गिरी।
उसने खुद को याद दिलाया कि ये लेवल 10 है, मजाक नहीं। डार्क एल्फ हमले के लिए तैयार था। कैंग हा ने एक गहरी सांस ली, उसे बस कॉन्सेंट्रेट करना था। एल्फ बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ा। एनपीसी चिल्लाई कि संभल कर। एल्फ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने सोचा कि इस छोटे से इंसान ने अपनी मौत के इंतजार में आंखें बंद कर ली हैं। लेकिन तभी गेम पलट गया। कैंग हा पलक झपकते ही एल्फ के पीछे प्रकट हुआ और बोला, मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्त। आल की तो बोलती बंद हो गई जब उसने देखा कि एक लेवल 1 यूजर ने लेवल 10 मॉन्स्टर के अटैक को कितनी आसानी से पैरी कर दिया। कॉन्ग हा की तलवार से धुआं निकल रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उन दोनों के लेवल में कितना फर्क है। उसने बस अपनी स्किल पर भरोसा किया। यही वो वजह थी कि वो पहले भी मैप पर फर्स्ट प्लेस पर राज करता था। अब वहां तगड़ी फाइट शुरू हो गई। डार्क एल्फ भी हैरान था। वो शॉक में इधर उधर डॉज कर रहा था और कांग हैन को गालियां दे रहा था कि तुझ जैसा मामूली इंसान इतना तेज और ताकतवर कैसे हो सकता है। एल्फ को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बंदे के अटैक्स में इतना दम कहां से आ रहा है। वो लड़की स्क्रीन पर ये सब देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। उसने सोचा, शेर बूढ़ा हो सकता है लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। स्किल्स इतनी आसानी से नहीं जाती। वापस अरेना में कॉन्ग हा को फ्लैशबैक्स आ रहे थे। उसे वो हॉस्पिटल का बिस्तर याद आया, अपनी लाचारी याद आई और सबसे बढ़कर हमेक का वो मनहूस चेहरा याद आया। बदले की आग ने उसे और ताकत दे दी। डार्क एल्फ के हाथ से तलवार छूट गई। कैंग हा ने कहा, मैं सब कुछ सूद समेत वापस लूंगा और धड़ाम। उसने एल्फ के सर पर एक जोरदार वार किया और उसे वहीं ढेर कर दिया। उसने खुद से वादा किया कि उसे अरीना के पोडियम पर सबसे तेज रफ्तार से चढ़ना होगा। जीत पक्की थी। एनपीसी एल ने उसे विक्ट्री की बधाई दी और बताया कि ट्रेनिंग खत्म हुई। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए आया। उसने अपना परिचय स्लैम विलेज डेयरी के हेड के रूप में दिया। उसने कैंग हा को एक चेस्ट दिया और कहा, तुम एक अच्छे इंसान हो, ये तुम्हारा इनाम है। चेस्ट के अंदर थी मोरीज रिंग। कैंग हा ने उसे पहना और खुश हो गया। ये एक यूनिक लूट थी। लेवल 10 से पंगा लेने का फल मीठा निकला। ये उसके सफर की एक धमाकेदार शुरुआत थी। तभी चैटबॉक्स में योनिन का मैसेज आया, भाई ट्रेनिंग खत्म हुई क्या? योनिन ने लिखा कि वो उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में मदद करेगा, जिसे गेमिंग भाषा में पावर लेवलिंग कहते हैं। उसने कहा, जल्दी गेट पर आ जा, एक टॉप प्लेयर की मदद मिलने का चांस बार बार नहीं मिलता। लेकिन कांग हा का दिमाग कुछ और ही खुराफात सोच रहा था। उसने लिखा, रुक, मुझे एक आइटम बनाना है, तू बस वहीं खड़ा रह। योनिन बेचारा कंफ्यूज हो गया कि साला ये गेम के शुरू में ही कौन से राज खोल रहा है। कैंग हान गेट पर पहुंचा और उसने योनिन को मैसेज किया, भाई 50 गोल्ड उधार दे दे। असल में कैंग हान को याद था कि पुराने समय में अरीना के बेस्ट यूजर्स के पास एक खास चीज होती थी, माइनस एक्सपीरियंस पोशन। ये एक ऐसा पॉपुलर आइटम था जो 4 घंटे के लिए मिलने वाले एक्सपीरियंस को 20% बढ़ा देता था। और हमारा हीरो जानता था कि अगर रेस जीतनी है तो गाड़ी में नाइट्रो तो लगाना ही पड़ेगा। वो अकेला ऐसा खिलाड़ी है जो एक्सपीरियंस पोशन बनाने की रेसिपी जानता है। हायन वू मन ही मन हिसाब लगा रहा होता है कि अगर उसने ये पोशन बनाकर ऑक्शन में डाल दिया तो भाई साहब पैसों की बारिश हो जाएगी, कीमतें आसमान छू लेंगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आइटम लिस्ट चेक की, उसके अरमानों पर थोड़ा पानी फिर गया, क्योंकि इसे बनाने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए वो तो उसके पास है ही नहीं। उसने सोचा कि ये ऐसे काम नहीं करेगा, मुझे इन कीमती सामानों को खोजने के लिए डंजन में जाना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मुसीबत बताकर थोड़ी आती है। जैसे ही हायन वू आगे बढ़ा, उसका दिमाग खराब करने के लिए एक नमूना वहां पहले से खड़ा था। एक भारी भरकम तलवार अपने कंधे पर रखे हुए जान वू नाम के एक खिलाड़ी ने उसका रास्ता रोक लिया। उस अहंकारी ने वहां ब्लैक स्कल गिल्ड टेरिटरी का एक बोर्ड लगा रखा था। वो बड़े रौब से बोला कि ये डंजन अब ब्लैक स्कल गिल्ड की जागीर है और यहां तुम जैसे बेवकूफ न्यूबी के लिए कोई जगह नहीं है। हियन वू गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। उसकी हालत खराब थी, क्योंकि यही वो इकलौती जगह थी जहां से उसे अपना आखिरी इंग्रेडिएंट मिल सकता था। उसने सोचा कि आखिर ये आदमी है कौन जो बीच रास्ते में दीवार बनकर खड़ा है। हायन वू ने अपनी इज्जत को एक तरफ रखकर बड़े प्यार से धीरे से उसे समझाया कि देखो भाई, जब तक मैं शरीफ बना हुआ हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन कहते हैं न कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उस गुंडे को अपनी औकात का अंदाजा नहीं था। वो गुर्राते हुए बोला कि ए न्यूबी, आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए तुझे जाने दे रहा हूं, अपना मुंह बंद रख और यहां से रफू चक्कर हो जा। अब हायन वू के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने आव देखा न ताव जुंग हंग वू को धक्का देकर साइड में किया और चिल्लाया कि मेरे रास्ते से हट जा, मुझे बहुत जल्दी है। उस आदमी की तो जैसे ईगो पर चोट लग गई। उसने तुरंत अपनी विशाल तलवार घुमाई और हायन वू पर हमला कर दिया। वो फिर से अपनी वही रट लगाने लगा कि ये न्यूबी, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? दफा हो जा यहां से। हियन वू का शरीर गुस्से से कांपने लगा। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और बुदबुदाया, न्यूबी,
और अगले ही पल उसने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे सामने वाले के होश उड़ गए। हियन वू ने नंगी तलवार की धार को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने साफ लफ्जों में कहा कि मेरी पूरी जिंदगी इस खेल पर टिकी है और मैं अपना एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहता। हायन वू की आंखों में अब एक खूंखार कातिल जैसी चमक थी। वो पलटा और उसने उस गुंडे को सीधा चैलेंज कर दिया। उसने कहा कि क्या तुम मुझ जैसे न्यूबी के साथ कैरेक्टर डिलीशन मैच खेलने की हिम्मत रखते हो, या फिर तुम सिर्फ बातें बनाना जानते हो? दोस्तों, आपको बता दूं कि कैरेक्टर डिलीशन मैच कोई मजाक नहीं है। इसमें हारने वाले का पूरा कैरेक्टर और सारी मेहनत हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। इसीलिए कोई भी खिलाड़ी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। लेकिन जॉन डब्ल्यू को तो अपने लेवल का इतना घमंड था कि ये सुनते ही वो आग बबूला हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा कि मुझे मंजूर है, बहुत जल्द तू अपना कैरेक्टर रिसेट करता हुआ नजर आएगा, न्यूबी। हायन वू ने मन ही मन सोचा कि अब से ये कैरेक्टर डिलीशन मैच का खेल पूरी तरह बदलने वाला है। तभी सिस्टम ने घोषणा कर दी कि प्लेयर कांग हाइमू ने एक द्वंद्व का प्रस्ताव रखा है। नियम साफ है, जो जीतेगा वो सब कुछ ले जाएगा और जो हारेगा उसका कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? जॉन व्यू ने बिना एक पल गंवाए तुरंत स्वीकार कर लिया। सिस्टम ने रिकॉर्ड किया कि प्लेयर पार्क जॉन वू ने चुनौती मान ली है और मैच अब शुरू होने वाला है। उसने जोर से चेतावनी दी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उल्टी गिनती शुरू हो गई। 5, 4। हायन वू ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी तलवार को समन करते हुए ऐलान किया कि मैं 5 मिनट में तेरा काम तमाम कर दूंगा। तुम अभी से अपने कैरेक्टर को अलविदा कहना शुरू कर सकते हो। ये सुनकर जुंगवू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाया कि क्या बकवास कर रहा है, अपना ये बकवास मुंह बंद रख। सिस्टम की गिनती जारी थी। 3, 2। हियन वू ने उसे चिढ़ाना जारी रखा और कहा कि घबराना मत, क्योंकि तुम्हें मुझसे लड़ने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। इसे एक सबक समझना। और तभी गूंजी आखिरी आवाज 1। सिस्टम ने ऐलान किया कि मैच शुरू हो चुका है। जॉन वू उसे घूर रहा था और बोला कि मैं भी देखता हूं कि तेरा ये बड़बोलापन कब तक चलता है। इसके तुरंत बाद हायन वू एक चीते की फुर्ती से सीधा उस पर झपटा। जॉन वू के चेहरे पर तिरस्कार था। उसने बड़े घमंड से सोचा कि बस इतना ही, एक न्यूबी की इतनी सी फुर्ती के साथ तुम मुझे छूने के सपने देख रहे हो? लेकिन जैसे ही हायन वू झुका, उसने अपने विरोधी की तलवार को ब्लॉक कर दिया। जॉन व्यू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो हैरान था कि ये कैसे मुमकिन है। मेरा लेवल इससे कहीं ज्यादा है, जरूर इसके पास कोई यूनिक आइटम होगा। वो सन्न रह गया। उसने सोचा कि एक न्यूबी इतना शांत कैसे हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जॉन वू ने अपनी स्किल बर्जर्क स्लैश का इस्तेमाल किया? लेकिन हायन वू बिल्कुल शांत था। उसने मन में सोचा कि ये तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल है, मतलब इसका वार आसानी से भापा जा सकता है। क्या ये अभी से डर गया? हायन वू ने बड़ी आसानी से चकमा दिया और जवाबी हमला कर दिया। उसने देखा कि इस बंदे के डिफेंस में बहुत कमियां हैं। हायन वू ने अपनी चमकती लाल आंखों से उसे घूरा। उसका विरोधी दहशत में आ गया और चिल्लाया कि ये कायर। उसी पल हायन वू के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने दर्द के एहसास को दबा दिया। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ सोचा कि इससे तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। तभी सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन दिखाया, पावर ऑफ द टाइटन एक्टिवेट हो चुकी है। अब कुछ समय के लिए उसकी ताकत यानी स्ट्रेंथ स्टैट बढ़ जाएगा। उसने एक जोरदार जवाबी हमला किया जिससे जॉन वायु पीछे की तरफ धकेल दिया गया। वो दहाड़ा, उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल था। लानत है, मैं एक न्यूबी से हार रहा हूं। उसकी आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। वो हताश हो गया और सोचने लगा कि आखिर ये आदमी है कौन। हियन वू ने अपना हाथ निर्णायक रूप से आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसने कहा कि लड़ाई में ध्यान भटकना एक बहुत बुरी आदत है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा देता हूं। जॉन वू की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। उसके शरीर से पसीना छूटने लगा। हियन वू ने अपनी तलवार उसके शरीर के आर पार घुमा दी। वो एक गंभीर चेहरे के साथ खड़ा था और बड़े शांत स्वर में बोला कि अगर तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता तो तुम्हें अपने ही शरीर की हालत का पता कैसे चलेगा। तभी एक चमकदार नोटिफिकेशन आया, विक्ट्री, आप यह सोलो मैच जीत चुके हैं। विनर टेक्स ऑल समझौते के तहत आपको सारे इनाम मिलेंगे। हियन वू ने राहत की सांस लेते हुए अपने हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। वो बहुत खुश था कि उसके विरोधी के पास बहुत सारे आइटम्स थे। अब उसे अपना वो आखिरी इंग्रेडिएंट मिल सकता था। लड़ाई के बाद हायन वू सीधा असलान वर्कशॉप के क्राफ्टिंग एरिया में गया। मशीन चलने लगी। क्राफ्टिंग इन प्रोग्रेस। मशीन आइटम्स तो बना सकती है, लेकिन आपकी स्किल की कमी पूरी नहीं कर सकती। अंत में संदेश आया, क्राफ्टिंग कंप्लीट।
हायन वू ने थोड़े अफसोस के साथ कहा कि ये शर्म की बात है कि मैं इसे महीने में सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन किस्मत से मुझे इसकी रेसिपी बिल्कुल सही याद है। फिर वो खुशी से चिल्लाया कि ग्रोथ एलिक्सर पूरा हुआ। सिस्टम ने उस आइटम की जानकारी दी, एंशिएंट ग्रोथ एलिक्सर। यह एक ऐसा अमृत है जिसे प्राचीन विधि से बनाया गया है। यह यूनिक ग्रेड का है और इसका असर यह है कि यह 4 घंटों के लिए आपकी एक्सपी यानी एक्सपीरियंस पॉइंट्स को 20% बढ़ा देता है। हायन वू ने उस एलिक्सर को अपने हाथ में पकड़ा। वो बहुत उत्साहित था और बोला कि चलो अब कुछ पैसे कमाए जाएं। और उस दिन अरीना के खास ट्रेडिंग फ्लोर यानी अरीना मार्केट प्लेस पर एक भूली बिसरी चीज दिखाई दी। एक आदमी ने चौंकते हुए कहा, क्या एक EXP पोशन नीलामी के लिए आया है? हर कोई उस नीलामी को देखने के लिए जमा हो गया। सिर्फ एक ही पोशन बेचा जा रहा था। हर तरह के लोग उसे पाने के लिए बोली लगाने लगे। इसकी कीमत किसी रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगी। देखते ही देखते एलिक्सर की कीमत कई गुना बढ़ गई। पिछले महीने सबसे ज्यादा कीमत सिर्फ 3000 गोल्ड थी, लेकिन अब ये 5000 गोल्ड तक पहुंच गई। हायन वू ने अपनी छाती पर हाथ बांधे और सोच में पड़ गया। 5000 गोल्ड। अगर मैं पिताजी के अस्पताल का बिल और घर का खर्च हटा दूं तो भी मेरे पास लगभग 2000 गोल्ड बचेंगे, और 1 गोल्ड की कीमत $1 है। यानी ये गेम खेलना किसी भी पार्ट टाइम जॉब से 1000 गुना बेहतर है। हायन वू के पास अब पैसे तो आ गए थे, लेकिन उसने अपने दिमाग के कैलकुलेटर में हिसाब लगाया कि भाई, अगर मुझे एक बड़ा स्ट्रीमर बनना है या प्रो प्लेयर बनकर दुनिया हिलानी है तो सिर्फ पैसे काफी नहीं है। मुझे अपना लेवल बढ़ाना होगा और अपनी कॉम्बैट पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना होगा। और इसके लिए सबसे पहली शर्त है अच्छे कपड़े यानी बढ़िया गियर खरीदना। हायन वू ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया। उसने तय किया कि वो फालतू की चमक धमक और स्टाइल पर अपना सोना बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि वो चीजें खरीदेगा जो सस्ती हों लेकिन काम पक्का करें। उसने सबसे प्रैक्टिकल इक्विपमेंट चुनना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, सस्ता रोए बार बार वाली हालत तो नहीं, पर यहां कुछ और ही तमाशा बन गया। स्क्रीन पर उसके नए साजो सामान की लिस्ट आ गई। विंड स्पिरिट लेदर जैकेट और उसके साथ लो ग्रेड रेड स्ट्रिंग रैट लेदर पैंट्स और हाथ में एक शार्प लॉन्ग स्वर्ड। अब आप खुद सोचिए, ऊपर कुछ और नीचे कुछ और। ये सब पहनकर जब वो डियो के सामने गया तो डियो की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हैरानी से बोला कि भाई, पिछली बार से अब तक तुम काफी बदल गए हो। क्या तुमने कोई अजीबोगरीब कल्ट ज्वाइन कर लिया है क्या? हायन वू ने सादगी से जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं यार। तभी पास से गुजरती हुई एक लड़की ने उसे देखा और अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने ताना मारते हुए कहा कि जरा उस नमूने को तो देखो, क्या ये एक चलते फिरते ट्रैफिक लाइट जैसा नहीं लग रहा? हायन वू का दिमाग खराब हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि इन बेवकूफों को क्या पता, दिखावे से ज्यादा काम मायने रखता है। डियो ने थोड़ा झिझकते हुए कहा कि दोस्त, तुम्हारा चेहरा भी अब तुम्हारी पैंट के रंग जैसा लाल हो रहा है। तुम ठीक तो हो? हायन वू ने अपनी शर्मिंदगी छिपाते हुए सीधे मुद्दे की बात की और कहा कि बस मुझे कोई क्वेस्ट दे दो। उसे एक मिशन मिला जहां खूंखार भेड़िए यानी डायरवुल्व्स अपने नुकीले दांत दिखा रहे थे। उनकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं और वो खतरनाक तरीके से गुर्रा रहे थे। हायन वू ने अपनी तलवार कंधे पर रखी और एक डिफेंसिव स्टेंस ले लिया। उसकी नजरें सीधे उस झुंड पर थीं। अगले ही पल हायन वू हवा में उछला और एक जोरदार पावरफुल स्लैश मारा। उसे तुरंत फर्क महसूस हुआ। उसने सोचा कि मेरे स्टैट्स काफी बढ़ गए हैं, मेरा शरीर अब हवा जैसा हल्का लग रहा है। उसने खुश होकर माना कि भाई, जितना पैसा दिया उतना माल मिला। ये भले ही फैशन के नाम पर एक आपदा है, लेकिन काम एकदम मक्खन कर रहा है। तभी नीचे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, क्वेस्ट कंप्लीट। इनाम लेने के लिए वापस लौटते समय उसने खुद को हौसला दिया, लगा रहे हायन वू, अब तेरी जिंदगी इसी खेल पर टिकी है। ये अब सिर्फ मजे के लिए नहीं है, वक्त ही पैसा है, टाइम इज मनी। अब अगला पड़ाव था गॉब्लिन डंजन। आज का टारगेट है लेवल 10 तक पहुंचना। डंजन के बाहर का नजारा तो देखो, वहां खिलाड़ियों का मेला लगा हुआ था। तरह तरह के कपड़े और हथियार लिए लोग जमा थे। हायन वू ने मन ही मन नोट किया कि जैसा सोचा था, गॉब्लिन डंजन पर तो बहुत भीड़ है। तभी काले कवच में एक हट्टा कट्टा फौजी जैसा आदमी उसके पास आया और बोला कि भाई, हम इस वक्त एक मेन डैमेज डीलर को ढूंढ रहे हैं। हायन वू ने तुरंत खुद को पेश किया कि मैं डैमेज डीलर हूं, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूं? वो आदमी पहले तो मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल। लेकिन फिर अचानक वो रुका। उसने हायन वू को ऊपर से नीचे तक देखा और मना कर दिया। उसने कहा कि रुको, तुम्हारे पास तो कोई पॉइजन रेजिस्टेंस गियर ही नहीं है। तुम्हें किसी न्यूबी पार्टी को ढूंढना चाहिए। जैसा कि तुम देख सकते हो, हमारी पार्टी काफी स्ट्रांग है। हायन वू को ये बात चुभ गई। उसने तीखी प्रतिक्रिया दी, एक न्यूबी पार्टी? वह मुड़ा और बड़े घमंड से बड़बड़ाते हुए जाने लगा कि तुम मुझे समझते क्या हो? बिना पॉइजन रेजिस्टेंस गियर के भी मैं उन गॉब्लिन्स के जहर को ऐसे चकमा दे सकता हूं जैसे वो कोई बच्चों का खेल हो।
तभी पीछे से एक डरती हुई मासूम सी आवाज आई, तो क्या आपके पास गॉब्लिन डंजन को क्लियर करने का एक्सपीरियंस है? सोमी बहुत संकोच के साथ बोल रही थी। उसने बताया कि ये हमारी गॉब्लिन डंजन में पहली बार है, इसलिए हम किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं जिसे अनुभव हो। अगर आप खाली हैं तो क्या प्लीज आप हमारी पार्टी ज्वाइन करेंगे? वो बड़ी उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। हायेन वू ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑफर कबूल कर लिया। बोला, अरे बिल्कुल ठीक है, मैं पूरी टीम को अपने कंधों पर ढोलूंगा, यानी आई विल कैरी द टीम, सब कुछ बढ़िया होगा। सोमी ने खुश होकर अपने साथियों को बताया कि हे, मुझे हमारा आखिरी मेंबर मिल गया है। हायेन वू ने एक एक करके सबको देखा, उसका चेहरा एकदम भावहीन था। लेकिन बाकी लोग उसे शक की निगाहों से देख रहे थे, उन्हें उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। माहौल को हल्का करने के लिए सोमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम एक दूसरे को अपना परिचय क्यों नहीं देते? मैं चॉय सोमी हूं, एक लेवल 20 प्रीस्टेस। हमारे हीरो ने अपना परिचय दिया, मैं हायेन वू हूं, एक लेवल 20 वॉरियर। हायेन वू मन ही मन मुस्कुराया और सोचा कि अरीना गेम का सबसे बेहतरीन फीचर यही है कि यहां कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी है, यानी कोई मेरी असली क्लास नहीं देख सकता। सोमी की पार्टी के बाकी 3 सदस्यों ने भी अपना परिचय दिया। पहला लड़का था चो जिंगू, लेवल 20 वॉरियर। फिर एक आर्चर था, लेवल 22 आर्चर पाक चीमिन, और आखिरी लड़की बोली, मैं जिया हूं, एक लेवल 23 मेज। जिंगू ने उसे शक की नजर से देखा और बोला कि लेकिन तुम्हारे पास कोई पॉइजन रेजिस्टेंस गियर नहीं है, क्या तुम ठीक रहोगे? हियन वू ने साफ लफ्जों में जवाब दिया कि मुझे अपनी स्किल्स पर पूरा भरोसा है। सोमी ने बीच में टोकते हुए कहा कि जिंगू, तुम एक नए मेंबर के साथ इतने रूखे क्यों हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जिंगू ने सपाट जवाब दिया कि नहीं, मुझे नहीं है। मैं किसी और की लापरवाही की वजह से मरना नहीं चाहता। सोमी चिढ़ गई और बोली, तो फिर जाओ, मर जाओ। जिंगू ने तुरंत अपनी टोन बदल ली और बोला कि ठीक है, हम जल्द ही इसकी स्किल्स देख लेंगे। चलिए अंदर चलते हैं। गुफा के अंदर 2 गॉब्लिन्स अपनी ग्रे स्किन, चमकती लाल आंखें और नुकीले दांत लिए खतरनाक तरीके से गुर्रा रहे थे। वो तैयार बैठे थे कि जैसे ही कोई दिखे उस पर झपट पड़े। जिंगू ने अपने साथियों को चेतावनी दी कि तैयार हो जाओ, हम पहली बार ये डंजन क्लियर कर रहे हैं। तभी एक गॉब्लिन ने एक लंबे पाइप में जोर से फूंक मारी और उसमें पॉइजन टिप डार्ट निकला। जिंगू ने जोर से चिल्लाया, टैंक। ची मिन ने अपना धनुष खींचा और चिल्लाया, डबल शॉट। जिया भी पीछे नहीं रही, उसने अपना हमला बोल दिया, मैजिक एरो। हायेन वू चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसने सोचा कि ये लोग भले ही डरे हुए लग रहे हों, लेकिन इस टीम की केमिस्ट्री बहुत शानदार है। वो थोड़ा कंफ्यूज भी हुआ कि जब ये इतने अच्छे हैं तो इन्हें मुझे भर्ती करने की क्या जरूरत थी। खैर, जब तक मेरा लेवल बढ़ रहा है मुझे क्या परवाह। देखते ही देखते दुश्मन हार गए और जमीन पर बेजान होकर गिर पड़े। उनका शरीर नीले क्यूब्स में बदलकर गायब होने लगा। जिंगू ने राहत की सांस ली, उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने पूछा कि हमें अंदर आए हुए 1 घंटा हो गया है ना? जिया ने हियन वू की तरफ तारीफ भरी नजरों से देखा और बोली, हियन वू, तुम तो काफी अच्छे हो। ची मिन ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ यार, तुम्हारी तलवार बहुत तेज चलती है। क्या तुम कोई अमेजिंग गियर इस्तेमाल कर रहे हो? हियन वू ने कड़े शब्दों में कहा, मैंने कहा था ना, ये मेरी स्किल है। थककर सोमी वहीं बैठ गई और बोली, जिंगू, चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। जिंगू ने जवाब दिया, ठीक है, सब लोग आराम करो और रिकवर हो जाओ, हमें जल्द ही हॉबगॉब्लिन्स का सामना करना है। हायेन वू ने पूछा, हॉबगॉब्लिन्स? क्या यहां किसी ने कभी बॉस को नहीं हराया? जिंगू ने सोचते हुए जवाब दिया, सिर्फ मैंने। वो एक तरफ खड़ा होकर चुपचाप सोचने लगा। वैसे एक लेवल 20 पार्टी के लिए हॉबगॉब्लिन काफी सख्त जान होता है। मुझे उससे लड़े हुए काफी जमाना हो गया है। जिंगू ने बड़ी सावधानी से हर मेंबर को निर्देश देना शुरू किया। सोमी, तुम अपने बफ्स की टाइमिंग पर पूरा ध्यान देना। जिया, तुम अपना माना बर्बाद मत करना। और फिर उसने ची मिन को सख्ती से कहा कि अगर तुमने गलती से भी किसी साथी को तीर मारा तो मैं तुम्हें खुद जान से मार दूंगा। उस लड़के ने सफाई दी कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। हायेन वू को अपने साथियों की काबिलियत पर अब थोड़ा शक होने लगा। उसने सोचा, मतलब अगर मैं सावधान नहीं रहा तो मेरी पीठ में तीर आकर लगेगा। चीमिन का हाथ जमीन को छूते ही उसे हल्की हल्की कंपन महसूस हुई और उसने तुरंत ऐलान कर दिया कि वो यही है, ये हॉबगॉब्लिन्स लेयर है। टारगेट कंफर्म होते ही जिंगू ने एक लीडर की तरह सबको रोल बांटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि टैंक्स छोटे मोटे मिनियंस को संभालेंगे और इस बीच मैं और हायेन वू मिलकर मेन बॉस यानी हॉबगॉब्लिन को घुमाएंगे। और जिया, तुम हमें बफ देना मत भूलना। जिया ने भी फौजी अंदाज में कहा, रोजर दैट, समझ गई। जिंगू ने अपने हाथ में भारी भरकम मेस कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी, मानो कह रहा हो कि आज तो आर पार की लड़ाई होगी।
उसने दहाड़ते हुए कहा कि ठीक है, अब इस फाइनल बॉस को निपटाने का समय आ गया है। तभी सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आया, आपको प्रीस्टेसेस ब्लेसिंग मिल गई है। आपकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी बढ़ गई है। शरीर में अचानक आई इस ताकत को महसूस करके हायन वू भी तैयार हो गया। उधर हॉबगॉब्लिन ने एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी और अपने चेलों को हमला करने का हुक्म दे दिया। हायन वू और जिंगू की जुगलबंदी देखने लायक थी। वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दुश्मनों की लहरों का सामना कर रहे थे। लेकिन तभी लड़ाई के बीचों बीच हायन वू के कानों में कुछ अजीब सी बुदबुदाने की आवाज आई। उसने देखा कि हॉबगॉब्लिन कोई जादुई मंत्र पढ़ रहा है। उसका हाथ बैंगनी रंग में चमकने लगा और वहां डार्क एनर्जी जमा होने लगी। मामला बिगड़ता देख हायन वू चिल्लाया, जिंगू हट जाओ। जिंगू ने तुरंत अपनी ढाल ऊपर उठाई, लेकिन उस हमले का फोर्स इतना जबरदस्त था कि वो पीछे की तरफ घिसटता चला गया। सोमी चिंता में चिल्लाई, अप्पा और चीमिन भी घबरा गया। हायन वू का दिमाग खतरे की घंटी बजा रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि अरे यार, ये तो भारी गड़बड़ हो गई। ये कोई मामूली जानवर नहीं है, बल्कि एक म्यूटेटेड हॉबगॉब्लिन है जो जादू का इस्तेमाल कर सकता है। अगर इसने एक और डार्क ऑर्ब मारा तो हम सबका खेल खत्म समझो। मुझे इसके दोबारा हमला करने से पहले ही इसे खत्म करना होगा। हायन वू ने अपने साथियों से मदद मांगी। उसने जोर से आवाज लगाई कि टैंक्स, मुझे सपोर्ट करो। अरे तुम दोनों वहां खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? अभी हमला करो। वो दोनों हकलाते हुए बोले। हाँ। हायन वू ने मन ही मन उन्हें गालियां दी। ये बेवकूफ वहां मूर्तियों की तरह क्यों खड़े हैं? अभी थोड़ी देर पहले वाली वो शानदार टीम केमिस्ट्री कहाँ हवा हो गई? हॉबगॉब्लिन ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और अपना वो शैतानी मंत्र जारी रखा। उसकी आंखों में दहशत थी, क्योंकि वो एक और डार्क ऑर्ब भी कास्ट कर रहा था। तभी हायन वू को पीछे से खतरे का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो एक तीर उसकी तलवार को छूता हुआ निकल गया। बाल बाल बचा हमारा हीरो। वो तीर सीधा जाकर उस राक्षस की दाहिनी आंख में लगा, जिससे वो दर्द से बिलबिला उठा। हायन वू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सोचा कि ऐन मौके पर इतनी बड़ी गलती। ची मिन ने बड़ी बेशर्मी से हंसते हुए कहा, सॉरी यार। हायन वू का मन तो किया कि उसे वहीं पीट दे। उसने सोचा कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा था या क्या, लेकिन अभी गुस्सा करने का वक्त नहीं था। उसका पहला मकसद उस बॉस को गिराना था। उसने खुद को समझाया कि एक मामूली हॉबगॉब्लिन मुझे नहीं हरा सकता। हायन वू ने फिर से टैंक्स को हड़काया कि तुम लोग कर क्या रहे हो? हमला करो अभी। उसकी डांट सुनकर वो दोनों हड़बड़ा गए और तुरंत हुक्म माना। तभी मौके का फायदा उठाते हुए जिया ने एक खतरनाक स्पेल मारा जो सीधा हॉबगॉब्लिन के सीने को चीरता हुआ निकल गया और वहां एक जला हुआ सुराख छोड़ गया। फाइनल बॉस जमीन पर गिर पड़ा। सिस्टम ने खुशखबरी दी, फाइनल बॉस डिफीटेड। जिया खुशी से उछल पड़ी कि हमने हॉबगॉब्लिन को हरा दिया, लेकिन चीमिन ने तुरंत उसे सुधारा और बोला, हमने नहीं, सिर्फ हायन वू ने। सोमी की आंखों में तो जैसे सितारे चमक रहे थे। वो बड़े प्यार से बोली, ओप्पा तुम कितने कूल हो। हायन वू बेचारा लाचारी महसूस कर रहा था। उसने सोचा, ये लानत है इन बच्चों पर। चीमिन अपनी गलती पर थोड़ा शर्मिंदा होकर उसके पास आया और बोला, अरे भाई, वो तो बस एक छोटी सी गलती थी, है ना? तभी एक टीम मेंबर ने पूछा कि इन आइटम्स का क्या करना है। दूसरे ने कहा कि क्या इन सब पर हायन वू का हक नहीं है? सामने इनामों का ढेर लग गया। रैंडम पेट एग, 5 सिल्वर, 28 कॉपर और एक डार्क ऑर्ब स्क्रोल। हायन वू ने उन्हें शक की निगाह से देखा। उसने सोचा कि ये लोग ऊपर से तो बड़े दोस्ताना बन रहे हैं, लेकिन क्या पता ये इनकी कोई चाल हो। कहीं ये सब मिलकर मुझे लूटने का प्लान तो नहीं बना रहे। हायन वू ने फैसला किया कि लालच बुरी बला है। मैं बस एक चीज उठाऊंगा और यहां से कल्टी मार लूंगा। उसने कहा कि मुझे बस ये अंडा चाहिए। वो मैजिक स्क्रोल मेरे किसी काम का नहीं है। सोमी ने हैरान होकर सिर झुकाया और पूछा, क्या सच में? हायन वू ने सबको अलविदा कहा और बोला, खैर मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं तो मैं अब चलता हूं। ची मिन ने उत्साह में कहा कि अगली बार फिर साथ में हंटिंग पर चलेंगे। जाते जाते सोमी ने पीछे से आवाज लगाई, क्या मुझे तुम्हारा फेसबुक मिल सकता है? हायन वू ने हंसते हुए टाल दिया और कहा, अगली बार। वो मुड़ा और डंजन से बाहर निकल गया। उसने सोचा कि भरोसा नहीं किया जा सकता, पता नहीं कब कौन पीठ में छुरा घोंप दे। मुझे अपनी सावधानी कम नहीं करनी चाहिए। सुनसान सड़क पर चलते हुए हायन वू ने अपनी स्टेटस स्क्रीन को बड़े संतोष के साथ देखा। उसने राहत की सांस ली कि चलो, कम से कम मैं लेवल 10 पर तो पहुंच गया। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। उसकी नजर सामने खड़ी एक विशाल इमारत पर पड़ी। ये थी क्लास एडवांसमेंट टावर। हायन वू ने दर्शकों को समझाया कि ये टावर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा है, जहां हर फ्लोर पर अलग अलग क्लास रैंक मिलती है। जो खिलाड़ी लेवल 10 पर पहुंच जाते हैं उनके लिए यह जगह किसी मंदिर से कम नहीं है। अब उसने अपने हाथ में पकड़े उस रैंडम पेटेक को देखा। इसके अंदर किस तरह का जानवर निकलेगा ये पूरी तरह किस्मत पर है। ये एक विशाल ड्रैगन भी हो सकता है और गली का कुत्ता भी। उसने सोचा कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। पता चला कि जादू भरने के बाद ये अंडा 1 घंटे में फूटेगा। उसने सोचा कि जब तक ये अंडा फूटता है तब तक मैं अपनी नई क्लास चुन लेता हूँ।
अंदर पहुंचकर उसकी मुलाकात एक हट्टे-कट्टे इंस्ट्रक्टर खान से हुई। खान ने अपनी छाती पर हाथ बांधे और पूछा, तो तुम एक वॉरियर बनना चाहते हो? हायन वू ने सीधे सीधे कहा, बिल्कुल, मैं इसी मकसद से यहाँ आया हूँ। उसने मन में सोचा कि असली खेल तो सेकंड एडवांसमेंट के बाद शुरू होता है। वो आदमी जोर से हंसा, उसे हायन वू का एटीट्यूड पसंद आया। वो बोला, होशियार, मुझे ये बात पसंद आई मेरे दोस्त। फिर खान गंभीर हो गया और बोला कि नीचे के फ्लोर्स पर घूमने वाले बेवकूफ़ों की तरह मैं तुम्हें आसानी से पास नहीं करूंगा। मैं एक द्वंद्व यानी ड्यूएल के जरिए खुद फैसला करूंगा कि तुम वॉरियर बनने के लायक हो या नहीं। हायन वू तो जैसे इसी का इंतजार कर रहा था। वो रोमांचित हो गया और बोला, बढ़िया। उसने एक तलवार उठाई और इशारा किया, तो क्या हम शुरू करें? खान ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, पहले तुम हमला करो। हायन वू एकदम शांत था। बोला, चलो फिर हो जाए 2-2 हाथ। हायन वू ने तलवार संभाली और एक कुटिल मुस्कान दी। ठीक है, तो अब मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उसने पहल की और सीधा हमला बोल दिया। खान ने उसके जोरदार हमले को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लिया, लेकिन वो हैरान था। उसने मन में सोचा, क्या जबरदस्त तलवारबाजी है। जिस तरह से ये तलवार चला रहा है वो बेहद कुशल है। खान उसकी काबिलियत देखकर प्रभावित हो गया। यह बाकी एडवेंचरर्स से बिल्कुल अलग है। यह वॉरियर बनने के लिए 100% योग्य है। दोनों की तलवारें टकराईं और एक तेज आवाज के साथ चिंगारियां निकलीं। हवा में ऊर्जा की लहरें दौड़ गईं। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। खान की तलवार से खूंखार किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा था। खान ने सावधानी से सोचा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी भी ये बिना किसी ऑफिशियल क्लास का एक आम खिलाड़ी है। तभी अचानक खान ने अपनी स्किल इस्तेमाल की, माइंस वायलेंट स्ट्राइक। खान ने अपने दोनों हाथों से तलवार को ऊपर उठाया। वो एक आखिरी और जोरदार हमला करने की तैयारी कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास था, जैसे वो कह रहा हो कि तुम्हारे पास स्किल की कमी है, इसलिए मुझे हराना तो नामुमकिन है। लेकिन उसे क्या पता था कि सामने कौन खड़ा है। हायन वू ने पत्थर के फर्श पर अपने हाथ जमाए और बिजली की रफ्तार से अपने शरीर को हवा में उछाल दिया। उसका निशाना सीधा खान का वो हाथ था जिसने तलवार पकड़ी हुई थी। हायन वू ने अपनी गजब की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए ऐसा काउंटर अटैक किया कि सामने वाले को पलक झपकाने का मौका तक नहीं मिला। खान की आंखें फटी की फटी रह गईं, वो सन्न रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि इसने मेरे तलवार के वार को एक लात से रोक दिया। हायन वू के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसने बड़े स्टाइल से कहा कि मैं तो बस एक नई चाल आजमा रहा था, और भाई ये तो काफी सही काम कर गई। खान पूरी तरह से हक्का बक्का था। वो यही सोच रहा था कि वार से बचते हुए भी इसके पास जवाबी हमला सोचने का समय था। ये तो पारंपरिक स्वॉर्ड्समैनशिप को मानता ही नहीं है। इसका शरीर और इसकी सोच दोनों ही बहुत लचीले हैं। क्या इसी को नेचुरल टैलेंट कहते हैं? तभी खान ने घोषणा कर दी कि रुको, बस बहुत हुआ। तुम एक वॉरियर बनने के सारे मापदंड पूरे करते हो। हायन वू ने थोड़ा नाटक करते हुए कहा कि यार मजा किरकिरा कर दिया, मैं तो अभी बस वार्म अप ही कर रहा था। लेकिन खान ने पूरे सम्मान के साथ कहा कि तुम्हारी स्किल्स सच में जादुई हैं। मैं तुम्हें एक आधिकारिक वॉरियर के रूप में मान्यता देता हूं। और तभी वो जादुई आवाज आई जिसका हर गेमर को इंतजार होता है। सिस्टम अपडेटेड। आपने सफलतापूर्वक वॉरियर क्लास में उन्नति कर ली है। अटैक और स्टैमिना स्टैट्स में 10 की बढ़ोतरी हुई है। आपको वॉरियर रिकॉग्नाइज्ड बाय खान का टाइटल मिला है और साथ ही एक नई स्किल भी मिली है। खान बहुत खुश लग रहा था। उसने कहा कि तुम्हें तो एक टाइटल भी मिल गया। देखा, मेहनत का फल मीठा होता है ना। बात करते करते उसने एक आइटम हमारी तरफ फेंका और कहा कि अगर तुम हो तो तुम ये पक्का कर सकते हो। इसे रख लो। तभी सिस्टम ने फिर से ऐलान किया, न्यू क्वेस्ट रिसीव्ड। खान ने निर्देश दिया कि जब तुम्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा हो जाए तो उस सिक्के के मालिक को ढूंढना। क्वेस्ट स्क्रीन पर चमकने लगा। क्लास मैनेजर ने आपकी सिफारिश की है। अगर आपको अपनी शक्ति पर विश्वास है तो नाइट कैप्टन लेब्रॉन को खोजें। मकसद साफ था, नाइट कैप्टन लेब्रॉन से मिलना। भाई साहब, इनाम सुनकर तो होश उड़ जाएंगे। रिवॉर्ड था लेब्रॉन स्किल। हायन वू को तुरंत याद आया कि अरे ये लेब्रॉन तो एम्पायर का सबसे शक्तिशाली नाइट और अरीना में एक लीजन का लीडर है। हायन वू की खुशी का ठिकाना नहीं था। एम्पायर के सबसे ताकतवर नाइट की स्किल मिलने वाली है, ये तो जबरदस्त हो गया। खान अभी भी सोच रहा था कि क्या मैंने इस लड़के की सिफारिश करके सही किया। फिर उसने जल्दी से कहा कि समय ही पैसा है दोस्त, मैं तो चला, फिर मिलेंगे। हायन वू वहां से पूरे जोश में निकला। वो सोच रहा था कि क्या मुझे ये क्वेस्ट इसलिए मिला क्योंकि मैंने कोई खास शर्त पूरी की थी। वो उम्मीदों से भरा हुआ था, लेकिन फिर उसे याद आया कि ये एक रैंक्ड क्वेस्ट है, इसे करने के लिए तो मुझे कम से कम लेवल 50 का होना पड़ेगा। तभी सिस्टम ने उसे एक और झटका दिया, पेट एग फूटने वाला है, समय बचा है मात्र 1 मिनट 5 सेकंड। हायन वू हड़बड़ा गया, अरे हाँ, वो अंडा। वो खुशी से झूम उठा और बोला कि कल मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, हो सकता है कोई यूनिक पेट बाहर आए।
हालांकि उसे पता था कि एक विशाल ड्रैगन मिलने के चांस बहुत कम है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। इंटरफेस पर लिखा आया, अंडा फूटने लगा है। ह्योन-वू उम्मीद से चिल्लाया कि आ गया आ गया, ये पक्का एक ड्रैगन है। लेकिन तभी धुएं के बीच से एक आवाज आई, गलत जवाब। सही उत्तर है एक प्यारा सा भालू। टैंगी नाम का एक नन्हा भालू वहां खड़ा था। ह्योन-वू की चुप्पी देखकर टैंगी ने बड़े नखरे से कहा कि लगता है मेरी खूबसूरती देखकर तुम्हारे पास शब्द नहीं बचे हैं। ह्योन-वू ने झुककर हैरानी से पूछा, एक बोलता हुआ पेट? भालू ने नाटक करते हुए रोने वाली शक्ल बनाकर कहा कि तुम्हें नहीं पता था। ह्योन-वू का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। एक बोलने वाला पेट? मैंने सिर्फ अफवाहें सुनी हैं, कभी देखा नहीं। इसका मतलब मेरा पेट कम से कम यूनिक ग्रेड का तो होगा ही, शायद सुपर रेयर भी हो सकता है। मैं इसे दुनिया भर में घुमाकर खूब पैसे कमा सकता हूं। कुछ भी हो, अब मैं अमीर बनने वाला हूं। तभी टैंगी उड़कर उसके कंधे पर बैठ गया और हुक्म चलाने लगा कि आज से मैं तुम्हें मेरी सेवा करने की इजाजत देता हूं। चलो इंसान, आगे बढ़ो। वो उसे उकसाते हुए बोला, अरे ओ इंसान, क्या कर रहे हो? चल ना। ह्योन-वू ने नाराजगी से कहा कि मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन एक बात तो पक्की है। और फिर उसका सब्र का बांध टूट गया। उसने चिल्लाकर कहा, अबे ओ अंडे से निकले बदतमीज पेट। टैंगी हैरान रह गया है। ह्योन-वू ने गुस्से में उसे जमीन पर पटक दिया। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ देर तक वहां क्या हुआ, ये बताना मुश्किल है, बस भालू की चीखें गूंज रही थीं। टैंगी ने रोते हुए शिकायत की कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्यूटी आइलैंड के वारिस को पीटने की। लेकिन शायद यही वो चीज है जो तुम्हें मेरा मास्टर बनने के लायक बनाती है। ह्योन-वू ने उसे डांटते हुए कहा कि मुझे साफ दिख रहा है कि तू वो है जिसे कभी कोई साथी नहीं मिलेगा। अपना मुंह बंद रख, बदतमीज कहीं के। टैंगी ने अपना सिर पकड़ा और दुखी होकर आह भरी, हे भगवान, मैं एक हिंसक मास्टर के साथ फंस गया हूं। ह्योन-वू ने चुपचाप उसे देखा। इसकी एबिलिटीज बुरी नहीं है, भले ही ये लड़ नहीं सकता। स्क्रीन पर पेट स्टेटस दिख रहा था, लेवल 5, स्टफ्ड बेयर, टाइटल, एयर टू ब्यूटी आइलैंड। ह्योन-वू ने ऐलान किया कि मैं तुम्हें टैंगी बुलाऊंगा। उसने खुद को समझाया कि ये नाम इस टेडी बियर के लिए सही है। भालू खुशी से उछल पड़ा, टैंगी, मुझे ये नाम पसंद है मेरे जालिम मास्टर। चलो इसी बात पर एक लकड़ी का घर जलाते हैं और जश्न मनाते हैं। ह्योन-वू ने सपाट होकर कहा, माफ करना, मैं लॉग आउट करने वाला था। टैंगी ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन मैं तो अभी कुछ मिनट पहले ही पैदा हुआ हूं यार। मेरा मास्टर सच में बहुत क्रूर है। ह्योन-वू ने अपना हेडसेट उतारा और गेम से बाहर आ गया। उसने एक गहरी सांस ली, उफ, मैं पूरा दिन इसी में लगा रहा। तभी बाहर से योंग-chen अंदर आया और पूछा, हो गया तुम्हारा? आज कुछ तरक्की की क्या? ह्योन-वू ने संतुष्टि के साथ जवाब दिया, ठीक ठाक रहा, एक क्लास मिली और एक बदतमीज पेट भी। उसका दोस्त हैरान था, तुम्हें क्लास मिल भी गई? तो फिर अब शुरू करने का समय आ गया है ना? ह्योन-वू ने भोलेपन से पूछा, है क्या शुरू करना है? योंग-chen ने धैर्य से समझाया, अरे एक स्ट्रीमर के रूप में तुम्हारा डेब्यू और क्या? ह्योन-वू उसे घूरता रह गया। एक स्ट्रीमर? मैं बैठकर सोचने लगा। सुना है आजकल ये काम काफी अच्छा चल रहा है। योंग-chen ने उसे याद दिलाया कि लेकिन तुम्हें पहले एक काम करना होगा। ह्योन-वू ने उत्सुकता से पूछा, वो क्या? योंग-chen मुस्कुराया और बोला, जब भी तुम खेलो, हर बार रिकॉर्ड करना। मैं उन क्लिप्स को प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करूंगा। हम उसे अरीना वर्ल्ड पर पोस्ट करेंगे। ह्योन-वू ने जबरदस्ती की मुस्कान दी, वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। अरीना वर्ल्ड? कहना आसान है, करना मुश्किल। लेकिन योंग-chen ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मैनेजर बनूंगा। उसने जोर देकर कहा कि अगर लोगों को पता चला कि पूर्व नंबर 1 रैंक्ड प्लेयर यानी मेली गॉड ने फिर से खेलना और स्ट्रीमिंग शुरू कर दिया है, तो लोग देखने के लिए टूट पड़ेंगे। ह्योन-वू हंसा और पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे से ज्यादा उत्साहित क्यों लग रहे हो? योंग-chen ने गर्व से अपना सीना चौड़ा किया, अरे भाई, ये मेली गॉड का डेब्यू है, मैं उत्साहित कैसे न हूं? ह्योन-वू ने भी हार मान ली और कहा, ठीक है भाई, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। तभी नजारा बदलता है और हम पश्चिमी ब्लैकवुड फॉरेस्ट के अंदर चलते हैं, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छू रहे थे और पत्तों से छनकर आती रोशनी जंगल को एक जादुई चमक दे रही थी। लेकिन इस सुंदरता के बीच खतरा भी था। वहां 3 डार्क एल्व्स प्रकट हुए जिनकी त्वचा हल्के बैंगनी रंग की थी और कान नुकीले थे। उनकी आंखों में खून उतर आया था और वो हमले के लिए बिल्कुल तैयार थे। ह्योन-वू ने अपना गियर सेट किया और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बोला कि टांगाई, ये हमारा पहला शिकार है, साथ में मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मेरी नाक मत कटवाना। टांगाई ने भी पूरी टशन में तलवार घुमाई और बोला कि बिल्कुल ब्लॉकहेड मास्टर, आज पागलों की तरह ग्राइंड करेंगे। टांगाई जोश में उछला और चिल्लाने लगा कि जाओ ब्लॉकहेड मास्टर, हमला करो, मैं यहीं से तुम्हें चीयर करूंगा। ये सुनकर ह्योन-वू का दिमाग खराब हो गया
उसने डांटते हुए कहा कि अबे चेयर की ऐसी की तैसी लड़ने जा। तभी तंगाई के स्किल की जानकारी सामने आई। ब्लेसिंग ऑफ द एंशिएंट फॉरेस्ट, ये भी रेयर ग्रेड का था। ह्यूनवू का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसे तो लगा था कि भालू है तो टैंक बनेगा, आगे जाकर मार खाएगा, लेकिन ये तो सपोर्ट पेट निकला। तभी एक डार्क एल्फ ने चिल्लाते हुए कहा कि इंसान, हमारी मौजूदगी में इधर उधर देखने की हिम्मत कैसे हुई। ह्यूनवू ने फुर्ती से खुद को बचाया और पलटवार करते हुए बोला कि अरे मैं जहां चाहे देखूं, तुझे क्या दिक्कत है भाई। ह्यूनवू मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसने सोचा कि यार ये टांगाई तो कमाल का निकला, मैंने कल इसके स्किल्स ठीक से देखे नहीं थे। ये तो मेरे अटैक, स्टैमिना और डिफेंस तीनों के स्टैट्स बढ़ा सकता है और इसके पास तो लगातार हीलिंग बफ भी है। ये मेरे लेवल के किसी भी सपोर्ट प्लेयर से ज्यादा काम का है। अब मुझे ये छोटू पसंद आने लगा है। उसी वक्त पेड़ के पीछे से एक और खिलाड़ी झांक रहा था जिसका नाम ज़ेन था। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। उसने अपने साथियों से धीरे से कहा कि चलो आज इसी को अपना शिकार बनाते हैं। ज़ेन बड़बड़ाया कि भाई इस बंदे के पास विंड स्पिरिट आर्मर और रेड स्ट्रिंग रैप पैंट्स हैं, ये तो बहुत अमीर पार्टी लग रही है। उसका साथी के बोला कि लगता है कोई न्यूबी पार्टी है। ज़ेन ने अपना पूरा प्लान समझाया कि देखो क्रॉफर्ड, तुम लोग अच्छी एक्टिंग करते हो, हम मौका मिलते ही इस पर एम्बुश करेंगे। उनकी टीम की हीलर बेसन थोड़ी डरी हुई थी। उसने कहा कि अगर ये उसका ऑल्ट कैरेक्टर हुआ तो वो लड़ने में काफी माहिर लग रहा है। ज़ेन ने घमंड से हंसते हुए कहा कि अरे कौन परवाह करता है कि ये ऑल्ट है या नहीं, इस जंगल में नए खिलाड़ी मुश्किल से लेवल 20 के होते हैं। हमारी पार्टी का एवरेज लेवल 40 है, वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। हम सब मिलकर उस पर टूट पड़ेंगे तो उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। के ने भी हाँ में हाँ मिलाई कि वैसे भी ये हमारा पहला या दूसरा काम तो है नहीं, हम तो इसमें पुराने खिलाड़ी हैं। क्रॉफर्ड ने बेसन को तसल्ली दी कि तुम बेकार में चिंता कर रही हो। प्लान पक्का हो गया, उनका निशाना तय था, उन्हें बस उसका गियर चाहिए था। उधर लड़ाई खत्म होने के बाद ह्यूनवू ने माथे से पसीना पोंछा। 3 डार्क एल्फ वॉरियर्स के साथ लड़ाई काफी तनावपूर्ण थी, लेकिन उसे थोड़ी निराशा हुई। उसने सोचा कि यार मैंने इसे रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन डार्क एल्व्स का शिकार करना उतना रोमांचक नहीं लगा। तांगाई ने मजे लेते हुए कहा कि ब्लॉकहेड मास्टर, तुम काफी अच्छे हो। ये सुनते ही ह्यूनवू का पारा चढ़ गया। उसने टांगाई को कान से पकड़ा और चिल्लाया कि मैंने तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया कि तू पीछे छुपकर बस तालियां बजाए, और मुझे ब्लॉकहेड मास्टर मत बुला, सिर्फ मास्टर कह। टांगाई ने मुंह फुला लिया और बहस करने लगा कि मैंने तुम्हें बफ दिया था ना ब्लॉकहेड मास्टर, बस बफ देने से लड़ाई थोड़ी खत्म हो जाती है। माना तुम्हारा स्टैमिना स्टैट कम है, लेकिन कम से कम दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए अपना थोबड़ा तो दिखा दिया करो। तभी ज़ेन और उसकी टीम झाड़ियों से बाहर निकलकर आई और बहुत ही शरीफ बनते हुए पूछा कि क्या आप अकेले शिकार कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या आप हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे? ह्यूनवू ने उन अजनबियों को हैरानी से देखा और सोचा कि ये तो कमाल हो गया। ज़ेन बहुत प्यार से बोला कि ब्लैकवुड फॉरेस्ट में किसी और प्लेयर से मिलना अच्छी किस्मत की बात है। ह्यूनवू ने चुपचाप उनका मुआयना किया। 2 वॉरियर्स, एक आर्चर और एक प्रीस्ट, ये तो काफी बैलेंस्ड लाइनअप है। लेकिन उसने दिमाग दौड़ाया कि ये मुझे अपनी पार्टी में क्यों लेना चाहते हैं, जबकि मैं तो इतना हाई लेवल भी नहीं दिख रहा। और तो और, भले ही उन्होंने लेवल 20 के कपड़े पहने हैं, लेकिन उस तलवार को चलाने के लिए कम से कम लेवल 40 होना जरूरी है। इसका मतलब ये लोग अपना लेवल छुपा रहे हैं और मेरे पास आ रहे हैं, पक्का ये लोग प्लेयर किलर्स हैं। तभी ह्यूनवू के दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा कि रुको, अगर ये सच में प्लेयर किलर्स हैं तो ये तो मेरे लिए लॉटरी लगने जैसा है। उसने भोलेपन का नाटक करते हुए कहा कि क्या सच में आप मुझे ज्वाइन करने देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ेन ने उत्साह से पूछा कि तो तुम तैयार हो? वो मन ही मन हंस रहा था कि बकरा जाल में फंस गया। ज़ेन ने सबका परिचय दिया कि मैं ज़ेन हूँ रियर गार्ड, ये के और क्रॉफर्ड है वैनगार्ड, और वो प्रीस्टेस है बेसन। ह्यूनवू ने अपना असली नाम नहीं बताया और झूठ बोलते हुए कहा कि मेरा नाम यांगशन है, प्लीज मेरा ख्याल रखना। उसने मन ही मन सोचा कि मुझे इन बेचारों के लिए बुरा लग रहा है, इसलिए असली नाम बताकर इन्हें डराना नहीं चाहता। पीछे से भालू भी चिल्लाया कि मैं टंगाई हूं। माहौल शांत था, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। ह्यूनवू ने अचानक हमला बोला और वायलेंट स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। 2 डार्क एल्फ वॉरियर्स ने खतरा भांपते हुए चिल्लाया कि दुश्मन आ गया है। के, जो कि टैंक बना हुआ था, अपनी बड़ी तलवार लेकर आगे खड़ा हो गया। तभी ह्यूनवू ने एक चाल चली। उसने के पीछे से निकलकर हमला किया और जैसे ही दुश्मन ने वार किया, वो वापस के पीछे छुप गया। के का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सोचा कि ये डरपोक इंसान मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ह्यूनवू के पीछे छुपा हुआ मजे ले रहा था। उसने सोचा कि भाई ये लोग तो सच में बहुत ताकतवर हैं, बिल्कुल मुफ्त के बॉडीगार्ड्स मिल गए हैं मुझे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा लेवल और एक्सपीरियंस रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। क्या जबरदस्त पार्टी है। 1 घंटे बाद के का सब्र का बांध टूट गया।
वो झुंझलाते हुए चिल्लाया कि आखिर इस आदमी के साथ दिक्कत क्या है, ये बस हमला करता है और फिर मेरे पीछे आकर छुप जाता है। हमें तो इस्तेमाल किया जा रहा है। के का तो दिमाग का दही हो गया था। वो बार बार गलती से हमला करने का नाटक करता, लेकिन ह्यून वू हर बार किसी न किसी तरह बच निकलता। के ने झुंझलाते हुए कहा कि ये मुझे पागल कर देगा। जेन ने उसे शांत करते हुए कहा कि भाई ठंड रख, वैसे भी हम यहाँ मॉन्स्टर्स का शिकार करने थोड़ी आए हैं। के ने इधर उधर देखते हुए बेसब्री से पूछा कि तो हमें और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? मेरा सब्र जवाब दे रहा है। क्रॉफर्ड ने शांत भाव से जवाब दिया कि देखो भाई, स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना अच्छी बात है, लेकिन मामले को इतना भी मत खींचो कि रबर ही टूट जाए। जेन ने कड़े शब्दों में फैसला सुनाया कि मैं वैसे भी इस ड्रामे को जल्द ही खत्म करने वाला था। उसने एल्फ चीफ्टेन से लड़ते हुए अपना पूरा मास्टर प्लान समझाया। उसने कहा कि बस उसे मार डालो और ऐसा दिखावा करो कि ये एक हादसा था। हम कह देंगे कि लड़ाई में भगदड़ मच गई थी और गलती से मिस्टेक हो गई। क्रॉफर्ड ने खुश होकर कहा कि क्या प्लान है जेन, मान गए उस्ताद। लेकिन वो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, यहां तो तंगाई के कान थे। टांगाई ने आकर ह्यून वू को सारी बात बता दी। ह्यून वू और टांगाई दोनों हैरान थे। ह्यून वू ने कहा कि अच्छा, तो वो बॉस फाइट के दौरान मुझ पर एम्बुश करने वाले हैं। टांगाई ने पुष्टि की कि बिल्कुल सही ब्लॉकहेड मास्टर, इनकी नीयत में खोट है। ह्यून वू की आवाज एकदम ठंडी हो गई। उसने कहा कि तो ये पक्का प्लेयर किलर्स हैं। इनकी वजह से मेरा लेवल काफी बढ़ गया है और मेरा मकसद पूरा हो गया। ऐसे में इससे पहले कि वो मुझ पर हमला करें, मैं ही उनकी पीठ में छुरा घोंप दूंगा। उसने मजे लेते हुए कहा कि ये टाइटल कैसा रहेगा, प्लेयर किलर्स को मिला उनका कर्मफल। सुनने में काफी कैची लगता है ना, यांगशन को ये जरूर पसंद आएगा। ह्यून वू ने कसम खाई कि मेरे साथ धोखा करने की हिम्मत के लिए मैं उन्हें 1000 गुना दर्द दूंगा। टांगाई डर के मारे कांपने लगा और बोला कि ब्लॉकहेड मास्टर, तुम तो बड़े जालिम हो। तभी जेन और उसकी टीम उनके पास आई। जेन ने बहुत ही शराफत से झूठ बोला कि यांगशन, इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूं। ह्यून वू अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और बड़ी लापरवाही से बोला कि अरे कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जेन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए ऑफर दिया कि हम अब बॉस का शिकार करने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? ह्यून वू ने चौंकने का नाटक किया और पूछा कि बॉस का शिकार, लेकिन क्या मैं कोई मदद कर पाऊंगा? मुझे तो लगता है मैं सबके रास्ते का रोड़ा बन जाऊंगा। जेन ने हंसते हुए कहा कि अरे नहीं नहीं, तुम्हारी अटैक पावर बहुत जबरदस्त है। जेन मन ही मन घबरा रहा था कि कहीं ये बकरा हाथ से निकल न जाए। उसने आवाज धीमी की और उसे फुसलाने लगा कि हम तुम्हारे बिना यहां तक नहीं पहुंच पाते, तो प्लीज हमारे साथ चलो। ह्यून वू ने ऐसा दिखाया जैसे वो उनकी बातों में आ गया हो। उसने कहा कि ठीक है, अगर आप सब इतना जोर दे रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूं। उसने उत्साह से सुझाव दिया कि चलो वही पुरानी फॉर्मेशन रखते हैं। जेन तुरंत मान गया। ह्यून वू के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने मन में सोचा कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि टीम को कैरी करना किसे कहते हैं। के ने उसे घूरते हुए सोचा कि बड़ा घमंडी है ये, बस थोड़ा इंतजार कर, तुझे तो मैं सीधा कब्र में भेज दूंगा। सब एक साथ लड़ाई के मैदान में कूद पड़े। सामने एल्फ चीफ्टेन खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और आंखें बैंगनी चमक रही थीं। उसने अपनी विशाल तलवार घुमाई और के और क्रॉफोर्ड पर जोरदार वार किया। फिर उसने बिजली की तेजी से एक लात जमाई। क्रॉफोर्ड सीधे डार्क एल्फ चीफ्टेन की लात की चपेट में आ गया। हमला इतना जोरदार था कि क्रॉफोर्ड का पूरा शरीर हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। चीफ्टेन ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या हुआ, अभी से हार मान ली? उसने ठंडी आवाज में कहा कि अगर तुम ब्लैकवुड फॉरेस्ट में खुद को परखने आए हो तो एक वॉरियर के लिए हिम्मत सबसे जरूरी चीज है, लेकिन लगता है तुम अभी तैयार नहीं हो। के की हालत खराब थी। उसने सोचा कि मुझे पता है कि मैं लो लेवल गियर इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये चीफ्टेन तो लेवल 40 पर भी बहुत सख्त जान है। क्रॉफोर्ड सोच रहा था कि आखिर जेन सिग्नल कब देगा। जेन ने अंदाजा लगाया कि यह चीफ्टेन बॉस हंटिंग के दौरान भी अपनी स्किल सुधारने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। उसने सोचा कि मैं पैरालिसिस एरो चलाऊंगा और उसी समय बेसिन सबको बफ देगी, फिर हम सब अपने हमले उस पर मोड़ देंगे। क्रॉफोर्ड को समझ आ गया। के ने अपनी क्रूरता दिखाते हुए पूछा कि क्या हमें उसे इतनी जल्दी खत्म करना जरूरी है? उसने अपनी जीभ बाहर निकालकर एक डरावनी हंसी हंसी और कहा कि उस लकवाग्रस्त कुत्ते के साथ मुझे थोड़ा खेलने तो दो। जेन ने कहा कि के, तुम सच में बहुत बड़े ठरकी हो। उधर ह्यून वू बड़े संतोष के साथ सब देख रहा था। उसने सोचा कि बढ़िया, कूलडाउन खत्म हो गया है। जेन ने चुपके से अपनी टीम को इशारा किया कि चलो शुरू करते हैं। बेसिन ने इशारा समझा और उसने जोर जोर से ब्लेसिंग का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जेन मन ही मन जश्न मना रहा था कि आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। उसने अपना धनुष उठाया और निशाना साधा। जेन को जरा भी भनक नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि नन्हा शैतान टंगाई चुपके से उसके पैर से चिपक गया था।
वो रेंगता हुआ ऊपर चढ़ा और सीधा ज़ेन के चेहरे के सामने आकर अचानक जोर से चिल्लाया कि बू। ज़ेन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। घबराहट में उसके हाथ ऐसे कांपे कि जो तीर निशाने पर लगना था वो बेकाबू होकर सनसमाता हुआ निकल गया। उधर के जो घात लगाकर बैठा था, उसने सोचा कि यही मौका है, शिकार का ध्यान भटका हुआ है, अब मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ज़ेन के हाथ से छूटा वो तीर सीधा आकर के को लगा। के दर्द से बिलबिला उठा। क्रॉफर्ड घबरा गया और उसने चेतावनी दी, लेकिन फिर झेंपते हुए सिर खुजलाने लगा और बोला कि माफ करना, इस कमबख्त पीले भालू ने मेरा ध्यान भटका दिया था। तांगाई ये सुनकर भड़क गया और नाक भौं सिकोड़ते हुए बोला कि ओ हेलो, कमबख्त पीला भालू किसे बोला? मेरा नाम तांगाई है, तमीज से बात कर। ह्यून वू ने शराफत का नाटक करते हुए माफी मांगी कि माफ करना भाई, मेरा तांगाई थोड़ा ज्यादा ही शरारती है। के दर्द में कराहते हुए धीरे से फुसफुसाया कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा, मोटे सुअर। क्रॉफोर्ड ने चिंता से पूछा कि आखिर हुआ क्या? तभी ज़ेन चिल्लाया कि क्रॉफोर्ड अपने पीछे देखो। डार्क एल्फ चीफ्टिन ने ठंडी मुस्कान के साथ ताना मारा कि अपनी रक्षा में ढील देना नए खिलाड़ियों को शोभा नहीं देता। तभी ह्यून वू ने फुर्ती से आदेश दिया कि क्रॉफोर्ड को जाने दो। डार्क एल्फ चीफ्टिन भी उलझन में था कि ये हो क्या रहा है। ह्यून वू ने बॉस पर हमला नहीं किया, बल्कि उसकी तलवार की नोक अब सीधे क्रॉफोर्ड की तरफ थी। क्रॉफोर्ड हैरान रह गया और बोला कि मैं ही क्यों? ह्यून वू ने ठंडे दिमाग से अपनी सबसे खतरनाक चाल का ऐलान किया और वो थी बैकस्टैब। ज़ेन डर के मारे चीखा कि ये तुम क्या कर रहे हो? ह्यून वू ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या मतलब क्या कर रहा हूं? एक शिकारी को हमेशा शिकार बनने के लिए तैयार रहना चाहिए मुन्ना। तभी तांगाई ने उनके पास आकर उनकी ही नकल उतारनी शुरू कर दी। उसने हुबहू उनकी आवाज में कहा कि जब हम बॉस से लड़ रहे होंगे तब उसे मार देना और नाटक करना कि ये एक एक्सीडेंट था। हम कह देंगे कि लड़ाई में भगदड़ मच गई थी और गलती से मिस्टेक हो गई। ज़ेन की तो बोलती बंद हो गई। वो हकलाते हुए बोला कि कैसे, तुम्हें ये कैसे पता चला? उसने दांत पीसते हुए अपना निशाना ह्यून वू की तरफ साधा और गालियां बकने लगा। ह्यून वू ने हिकारत से कहा कि एक साधारण सा पावर शॉट, तुम लोग बहुत ही आसानी से पकड़े गए। दूर खड़ा डार्क एल्फ चीफ्टिन बड़े गौर से ह्यून वू को देख रहा था। के ने उठने की कोशिश की और गालियां देते हुए बोला कि अगर मैं उठ पाता तो तुम कब के मर चुके होते कुत्ते। चीफ्टिन ने उसे आखिरी झटका देते हुए कहा कि जब तुम हार चुके हो तो तुम्हें इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। ह्यून वू अपने पलटवार पर पूरी तरह केंद्रित था। वो आगे झुका और एक ही वार में अपने दोनों विरोधियों का काम तमाम कर दिया। चीफ्टिन ने तारीफ करते हुए कहा कि ये इंसान तो काफी दिलचस्प है। एक लंबी लड़ाई के बाद ह्यून वू ने उस धोखेबाज ग्रुप को पूरी तरह से धूल चटा दी थी। उसने लापरवाही से कहा कि चलो देखते हैं कि रिकॉर्डिंग कैसी आई है। इन लोगों का बस लेवल मुझसे ज्यादा था, लेकिन खेलने में तो ये बिल्कुल कचरा थे। उसने खुद की आलोचना करते हुए सोचा कि अगर दुश्मन बहुत कमजोर हों तो देखने वालों को मजा नहीं आता। फिर उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि लेकिन मुझे लगता है मेरी एक्टिंग काफी अच्छी थी, ये वीडियो काफी मनोरंजक बनेगा। अब जब एक्टिंग का ड्रामा खत्म हो चुका था, ह्यून वू ने सोचा कि अब अपनी स्किल्स दिखाने के लिए एक दमदार विरोधी मिल जाए तो मजा आ जाए। डार्क एल्फ चीफ्टिन उसका इंतजार ही कर रहा था। उसने मजे लेते हुए पूछा कि क्या तुम्हारा हो गया इंसान, एक मजबूत विरोधी से लड़ने का मजा ही कुछ और है। ह्यून वू ने उसे उकसाते हुए कहा कि इस वीडियो का सबटाइटल होगा लेवल 20 प्लेयर ने डार्क एल्फ चीफ्टिन का नामोनिशान मिटा दिया। और फिर वो दोनों खून के प्यासे योद्धा बिना किसी दया के एक दूसरे पर टूट पड़े। कहानी वापस असली दुनिया में आती है। यांगशन ने पीछे मुड़कर पूछा कि तुम किस्मत के धनी हरामखोर, तुमने उन सबको अकेले कैसे निपटाया? ह्यून वू ने साफगोई से बताया कि उन प्लेयर किलर्स के गियर और बॉस रिवॉर्ड को मिलाकर आज मैंने मोटा मुनाफा कमाया है। यांगशन ने उत्साह से कहा कि प्लेयर किलर्स पेनल्टी की वजह से उन्होंने बहुत सारे गियर ड्रॉप किए होंगे। लगता है ये वीडियो बहुत बड़ा हिट होने वाला है। अगर हमें कोई अच्छा एडिटर मिल जाए तो हम अपना प्लान शुरू कर सकते हैं। ह्यून वू समझ गया और पूछा कि तुम्हारा मतलब स्ट्रीमिंग से है? यांगशन ने संक्षेप में कहा कि हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। ह्यून वू इस पर सहमत नहीं था। उसने कहा कि अरे ये मेरे बारे में है, लेकिन मुझे ही डिटेल्स नहीं पता, ये क्या बात हुई? यांगशन ने शांत होकर जवाब दिया कि वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। तभी एक नया कागज प्रिंट होकर ट्रे में आया। उस पर लिखा था प्रोजेक्ट मायंग हाई एंड वू स्टार। यांगशान ने निराशा में सिर हिलाया कि कोई ढंग का एडिटर ही नहीं मिल रहा। वो एक एक करके सारी अर्जी देख रहा था। इसका स्किल खराब है, इससे संपर्क नहीं हो पा रहा। उसने सोचा कि शायद मुझे पैसे थोड़े बढ़ाने चाहिए। यांगशान ने हामी भरते हुए कहा कि ह्यून वू की फिल्मिंग तो अच्छी है, बस अब एक महान एडिटर की कमी है। अचानक उसकी आंखें चमक उठी और वो खुशी से चिल्लाया कि ये देखो, यही है वो, मुझे एक एडिटर मिल गया। प्रोफाइल पर नाम था एलिस, विशेषता मूवी और अरीना वीडियोस की एडिटिंग। उपलब्धियां थीं, इस महीने का अरीना पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वीडियो और क्रिएटर ऑफ द ईयर ऑनर अरीना।
यांगशन ने बिना देर किए माउस क्लिक किया। उसने सोचा कि ये जितनी सैलरी मांग रहा है वो थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये बंदा हमारे काम के लिए एकदम परफेक्ट है। स्क्रीन पर पोनीटेल वाली एक लड़की की परछाई दिखाई दी। एलिस, जो कि अरीना कंटेंट क्रिएटर कम्युनिटी में एक मशहूर बिना चेहरे वाला वीडियो एडिटर था। यह इंसान वीडियो के हर फ्रेम को बारीकी से संवारता है और संगीत का चुनाव बहुत ध्यान से करता है। इसकी कलर ग्रेडिंग का स्टाइल दर्शकों को बांध लेता है। इसी वजह से कम्युनिटी ने एलिस को एक नाम दिया था, मास्टर एडिटर। दूसरी तरफ एलिस अपनी स्क्रीन को देख रहा था और गुस्से में बड़बड़ा रहा था। उसने एक वीडियो देखते हुए कहा कि ये तो कचरा है। फिर दूसरे को देखकर बोला कि तुम प्लेयर किलर्स की तरह इतना गंदा क्यों खेलते हो? तुम सिर्फ इसलिए ताकतवर हो क्योंकि तुम पे टू विन वाले हो, निक्कमे कहीं के। उसने नफरत से जीभ चटकाते हुए कहा कि तुम अनाड़ियों की तरह लड़ते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हारा वीडियो एडिट करूं। डिलीट, सब डिलीट। अचानक एलिस एक नाम को स्क्रॉल करते हुए रुक गया। उसने हैरानी से कहा कि यांगशन, ये तो वही है जिसके बारे में माइकल ने बताया था। जिज्ञासावश एलिस ने अटैच किया हुआ वीडियो खोला। जैसे जैसे वो वीडियो देखता गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, माथे पर पसीना आ गया और मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे। एलिस ने उस पहचान को पकड़ लिया। उसने सोचा कि ये तो वही है जिसने मेला गोट का वीडियो अपलोड किया था। ये प्लेयर किलर्स के शिकार की कहानी तो एकदम परफेक्ट है। और तो और एल्फ चीफ्टन के साथ वाली लड़ाई तो बिल्कुल अद्भुत थी। वो अपने उत्साह को छिपा नहीं पा रहा था। उसने तड़पते हुए कहा कि मैं इस वीडियो को एडिट करने के लिए मरा जा रहा हूं। वो मांग में रहने वाला एडिटर, एलिस मूवीज एलिस, उसने ऐलान कर दिया कि आज से तुम आधिकारिक तौर पर मेरे आइडल हो।